फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। दो बड़ी खबर निकल कर आई है। एक खबर अनिल अंबानी के लिए राहत भरी है और दूसरी उनके लिए मुसीबत पैदा करने वाली है। तो दोनों खबर क्या है और उनका क्या असर पड़ने वाला है, इनके स्टॉक पे पड़ने वाला है, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और इसमें आगे क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इन शेयरों को लेकर, साथ में इनके पिवट लेवल को भी चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन शेयरों की क्या प्राइस रह सकती है, क्या इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। वो सारी की सारी जानकारी आपको एक साथ में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जरा न्यूज पर चलेंगे। पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए अनिल अंबानी ने अपनी थोड़ी मुसीबत को कम करने के लिए एक रास्ता निकाल लिया है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली आगरा टोल रोड, जिसकी पूरी की पूरी 100% की हिस्सेदारी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, उसको क्यूब हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को 3600 करोड़ में बेच दिया है। वैसे तो ये इनकी जो घोषणा मार्च 2019 में हो चुकी थी, लेकिन अब वो जो फाइनल अभी हुआ है ये सौदा, और इन पैसों से अब वो उनका कर्ज चुकाएगी, क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करीब 17,500 करोड़ का कर्ज है। तो ये पैसे जब उस कर्ज को चुकाने में काम में आएंगे और इसकी वजह से उनका 20% कर्ज कम हो जाएगा। तो अब जो कर्ज रहेगा वो करीब 14,000 करोड़ के आसपास रहेगा। इस फैसले की वजह से उनके थोड़ा सा उनका कर्ज कम हो चुका है और ये इनके लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर है। लेकिन जो दूसरी खबर निकल कर आई है वो फिर से बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाली है। जैसे कि आपको पता ही है, रिलायंस कम्युनिकेशन का पूरा मामला NCLT में चला गया है और वहाँ पर NCLT में जो सेटलमेंट हुआ उसके तहत UVARC को आरकॉम का कारोबार मिलेगा और फाइबर और टावर का बिजनेस है वो रिलायंस जियो को मिलेगा। तो वहाँ पे वो सेटलमेंट NCLT की तरफ से हो चुका है। लेकिन अब उसमें मामले में एक नया पेच फंस गया है, क्योंकि जो इनके कर्जदाता है उनका कहना है कि रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस टेलीकॉम के ऊपर हमारा करीब 86,000 करोड़ का बकाया है। जबकि अनिल अंबानी ग्रुप का कहना है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के पूरे ग्रुप का जो कर्ज है वो सिर्फ 26,000 करोड़ है। तो ये 26,000 करोड़ के सामने उन्होंने अब 86,000 करोड़ की मांग कर दी है। ये बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी हो गई है अनिल अंबानी और आरकॉम के लिए, क्योंकि एक तरफ तो सेटलमेंट होने की तैयारी हो रही थी, आरकॉम में सारा मामला पटरी पे आने वाला था, लेकिन अब एक नया रोड़ा डाल दिया उन्होंने। हमारा जो कर्ज है वो 26,000 करोड़ नहीं बल्कि 86,000 करोड़ है। कर्जदारों के अनुसार 49,000 करोड़ का कर्ज तो सिर्फ आरकॉम के ऊपर है और 24,000 का कर्ज रिलायंस टेलीकॉम के ऊपर है और 12,600 करोड़ का कर्ज रिलायंस इंफ्राटेल के ऊपर है। तो इस तरह से जो कर्ज की जो पूरी तो कैलकुलेशन हो रही है वो है 86,000 करोड़ की। जबकि जब मामला NCLT में गया था तब अनिल अंबानी ग्रुप के अनुसार उसकी जो वहाँ जो प्रोफेशनल ने जो गणना की थी उस सारे कैलकुलेशन के अनुसार उसकी जो टोटल कर्ज की जो वैल्यूएशन बनी थी वो थी 26,000 करोड़। लेकिन अब जो कर्जदार मांग रहे हैं वो 86,000 करोड़। तो सारा का सारा कारोबार अगर बेच दे तो भी इतनी बड़ी अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो सकती है। तो इस तरह से मामला फिर से लटकने की तैयारी हो चुकी है। और दूसरी तरफ आरकॉम की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह से हमारे ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। हमने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है, हमारे कारोबार में लॉस हुआ है और हमने सारा का सारा जो है अपना हिसाब आपके सामने पेश कर दिया है। हमने अपनी तरफ से कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं की है। लेकिन अब कंपनियां वो मानने को तैयार नहीं है और वो अब आरकॉम के साथ साथ रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम के ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उनके ऊपर भी अब वो NCLT में उनको खींचने की तैयारी कर रही है। तो इस तरह से ये मामला अब खींचने की तैयारी हो रही है और जो सेटलमेंट बहुत आसानी से होने वाला था अब उसमें तो कुछ रुकावट दिख रही है। कारोबार को देख लेते हैं। फ्राइडे को रिलायंस कम्युनिकेशन की शेयर प्राइस थी ₹2.05 पर और 2.5% अप पर क्लोजिंग आई है, यानी 2.5% की तेजी थी आरकॉम के अंदर। आर पावर की अगर बात करेंगे तो 3.50 पर करीब 2.94% की तेजी थी। रिलायंस कैपिटल की अगर बात करेंगे तो 12 पर गुरुवार की क्लोजिंग पर ही क्लोज हुआ, न उसमें तेजी थी न गिरावट थी। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 27.30 पर करीब 1.68% अप पर क्लोजिंग आई है। यानी अनिल अंबानी ग्रुप के सारे शेयरों में तेजी थी, लगभग 1.5-2% की तेजी थी। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार चेक करेंगे, जिससे जानेंगे कि किस कंपनी में कुछ लोगों की होल्डिंग बढ़ी है और किस में गिरी है।
तो फ्रेंड्स एक बहुत ही रोचक जानकारी सामने आई है। एफआईआई ने Q2 के दरमियान आरकॉम के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एफआई ने Q1 के दरमियान उनकी जो होल्डिंग थी वो थी 0.18%, उसको बढ़ाकर उन्होंने 0.20% कर दिया है। यानी Q2 में एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है आरकॉम के अंदर। ये एक चौंकाने वाली बात है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करेंगे आरकॉम की, अगर यहाँ से गिरावट होती है तो आरकॉम का शेयर 1.50 तक जा सकता है। अगर वहाँ से भी नीचे अगर गिरावट होती है तो फिर ये जाएगा 1 रुपीज पर, और उस सपोर्ट से भी अगर नीचे गिरेगा तो ये जाएगा फिर 0.45% तक, यानी गिरावट में ये 45 पैसे तक भी जा सकता है। लेकिन अगर इसमें तेजी बनती है, पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 2.55 का। अगर उससे भी आगे अगर ये शेयर दौड़ता है तो फिर जाएगा ये 3.10 पर। अगर इसको भी ब्रेक कर लिया तो फिर ये जाएगा 3.60 पर। तो अब फिलहाल जो वातावरण लग रहा है इसमें थोड़ी सी तेजी की संभावना इसमें दिख रही है। तो इस लेवल पे अगर आप बाय करते हो तो 3 रुपये तक का आपको टारगेट देखने को शायद इसमें मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप बिल्कुल पोजीशन न बनावे। अब हम चलेंगे जरा आर पावर की तरफ। अगर आर पावर में फ्रेंड बात करेंगे तो प्रमोटर ने खुद अपनी हिस्सेदारी बहुत घटा दी है। Q2 के दरमियान जो अनिल अंबानी की जो हिस्सेदारी थी वो 19.29% थी, उसको घटा के उन्होंने 15.09% कर दिया है। यानी जो हम सोच रहे थे कि आर पावर की पूरी बागडोर अनिल अंबानी संभालेंगे क्योंकि वो इनकी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अनिल अंबानी खुद उसमें से भी बाहर निकल रहे, तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी उसमें भी कम कर दी है। अगर पिवट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है आर पावर में तो ये पहला सपोर्ट 3.40 का निकल के आ रहा है। अगर उससे भी नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर 3.30 तक जा सकता है, और वहाँ से भी अगर नीचे गिरता है स्टॉक तो 3.25 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर तेजी बनती है तो जो पहला इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 3.55 का। अगर उससे भी आगे स्टॉक जाएगा तो फिर जाएगा 3.60 पर। अगर उसको भी ब्रेक कर लिया तो फिर जाएगा 3.70 पे। तो ये तेजी में 3.70 तक जा सकता है और गिरावट में 3.25 तक जा सकता है। बात कर लेते हैं रिलायंस कैपिटल की। अगर पिवट लेवल की अगर बात करेंगे फ्रेंड तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो ये जो पहला इसका जो सपोर्ट निकल गया वो है 11.80 का। अगर शेयर वहाँ से भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 11.60 पर। उससे भी नीचे अगर गिरावट होती है तो फिर जाएगा 11.45 पर। तो गिरावट में ये 11.45 तक जा सकता है। लेकिन अगर तेजी बनती है तो फिर जो पहला टारगेट है वो है 12.15 का। शेयर उससे भी अगर आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 12.30 पे, और उससे भी अगर आगे शेयर जाएगा तो जाएगा 12.50 पे। तो इसकी भी फिलहाल जो रेंज है वो इसी तरह की है, 12.5 से लेकर 11.5 के बीच में ये ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। हम बात कर लेते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। प्रमोटर ने सबसे बड़ी इसमें हिस्सेदारी बहुत घटा दी है। जो उनकी पहले हिस्सेदारी थी 14.69%, उसको घटा के कर दिया है 4.98%। बहुत बड़ी हिस्सेदारी उन्होंने कम कर दी है, यानी 10% उनकी हिस्सेदारी लगभग कम कर दी है अनिल अंबानी ने। यहाँ पर भी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही फंसे हुए। अब यहाँ से अगर पिवट लेवल की बात करेंगे तो जो यहाँ से गिरावट होती है स्टॉक की तो 26.95 पे जा सकता है। अगर उससे भी नीचे गिरता है तो फिर जाएगा 26.35 पे, और उससे भी नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर जाएगा 25.75 पर। तो गिरावट में ये 25.75 तक जा सकता है, और अगर तेजी बनती है तो फिर ये 28.15 तक जा सकता है। अगर इस टारगेट को भी ब्रेक किया तो फिर जाएगा 28.75 पर, और उससे भी अगर आगे जाता है स्टॉक तो फिर जाएगा 29.35 पर। तो तेजी में ये 29.35 तक जा सकता है, और गिरावट में ये 25.75 तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर थोड़ी खरीदारी करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोजीशन फिलहाल अनिल अंबानी ग्रुप में किसी में भी आपको नहीं बनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।